गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे डिजीज़ के बारे में। देखो, डिजीज़ का अपन थोड़ा सा ओवरव्यू देख चुके हैं। डिजीज़ क्या होती है कि कभी भी कोई पर्सन अगर मेंटली, फिजिकली या फिर सोशली वेल बीइंग नहीं है, फिट नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये पर्सन जो है ये डिजीज्ड पर्सन है, इसको कोई ना कोई डिजीज़ है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। डिजीज़ दो टाइप्स की होती हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती हैं? जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो जाती हैं, चाहे वो टच से हो या फिर किसी फ्लूइड की वजह से हो। ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड ना हो सके। अब जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की अगर बात करें तो डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं होती है, जिस पर्सन के है उसी को रहेगी। ऐसे ही कैंसर है, कैंसर भी ट्रांसफ़र नहीं होता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि मलेरिया हो गई, पर्सन के कॉन्टेक्ट में आने से जाती है, स्प्रेड हो जाती है वो। क्यों? क्योंकि उसको मॉस्किटो जो है वो उसके लिए वेक्टर का काम करेगा और पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करवाने का काम करता है। ऐसे ही जो निमोनिया होता है, निमोनिया के अंदर क्या होता है, जब हम छींकते हैं या फिर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं उनके थ्रू निमोनिया को पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो जाता है। एड्स होती है, एड्स भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। एड्स कैसे ट्रांसफ़र होती है? जो भी कांटेक्ट में आते हैं पर्सन, ठीक है, उनके फ्लूइड की वजह से, लिक्विड फ्लूइड जो बॉडी का होता है उस फ्लूइड के ट्रांसफ़र की वजह से पर्सन टू पर्सन एड्स स्प्रेड हो जाती है। मलेरिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में। सिर्फ मेन डिजीज़ बताऊंगी, उसके अलावा जितने भी डिजीज़ हैं उनके आपको सिर्फ नाम याद करने हैं और उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स को याद करना है। अब है हमारे पास एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखो, एक्वायर का मतलब क्या है कि डिजीज़ पर्सन के अंदर बाय बर्थ नहीं है, बाद में आई है कहीं से। इम्यूनो डेफिशिएंसी, जब ये डिजीज़ हुई है पर्सन को तो उसकी इम्यूनिटी पावर जो है किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ने की, फाइट करने की, इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने की जो पावर है वो कम हो गई है, तो इसको हम बोलते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी। और सिंड्रोम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर किसी पर्सन को एड्स हो चुका है तो उसकी एक तो इम्यूनिटी कम हो चुकी है। जब इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो उसको अगर कोई दूसरी डिजीज़ होती है तो वो डिजीज़ जल्दी से रिकवर नहीं कर पाता है उस डिजीज़ से। इसलिए हम बोलते हैं कि एड्स वाले पर्सन जो है वो एड्स से ना मर के बाकी जो डिजीज़ उसको हो जाती हैं और वो उनसे रिकवर नहीं हो पाता है, उससे मरता है। तो सिंड्रोम का एक्चुअल मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ डिजीज़। ग्रुप ऑफ डिजीज़। एड्स कैसी डिजीज़ है? एक वायरल डिजीज़ है। क्यों? क्योंकि वायरस से होती है। कौन सा वायरस होता है इसके लिए? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस ये क्या करता है? जो हमारी इम्यूनिटी के अंदर दो टाइप की सेल्स होती हैं, बी सेल एंड टी सेल। तो ये हमारे टी सेल्स के नंबर को कम करवाने का काम करता है ये वायरस। ठीक है, कैसे करवाता है? टी सेल के जैसे ही ये HIV वायरस बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारे सेल के अंदर एक सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं मैक्रोफेजेस। ठीक है, ये मैक्रोफेज के साथ में इंटरेक्ट करता है। जैसे ये कोई मैक्रोफेज है, इस मैक्रोफेज के साथ में इंटरेक्ट किया HIV वायरस ने। HIV वायरस के पास में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जैसे ही ह्यूमन के मैक्रोफेज के कांटेक्ट में आएगा तो ये अपने आप को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की प्रोसेस से, कौन सा एंजाइम यूज़ होगा यहाँ पर? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ होगा। और जो प्रोसेस होगी उसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हुई है और कन्वर्ट कर लेगा अपने आप को ये DNA के अंदर। ठीक है, और ये इस सेल का DNA था। हर सेल के पास अपना DNA होता है। अब वायरस का DNA और सेल का DNA आपस में इंटरेक्ट करेंगे दोनों, और यहाँ इंटरेक्शन के बाद में बहुत सारे DNAs बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अब वो DNA किसके बन रहे हैं? HIV के बन रहे हैं। ठीक है, और ये HIV जैसे ही इस सेल से बाहर आएगा तो ये हमारी टी सेल्स को इन्फेक्ट करता है और उन टी सेल्स के नंबर को डिक्रीज़ करने का काम करता है। टी सेल्स का नंबर क्या होगा? डिक्रीज़ होएगा। जब टी सेल का नंबर डिक्रीज़ होता है तो उसी के साथ साथ बी सेल का नंबर भी डिक्रीज़ होता है, क्योंकि दोनों ही सेल्स आपस में इंटरेक्ट करके इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती हैं। तो ये था कि HIV कैसे किसी भी पर्सन को अफेक्ट करता है। अब ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र होती है, लिक्विड के थ्रू ट्रांसफ़र होगी, जो भी बॉडी फ्लूइड है उसके थ्रू ट्रांसफ़र होगी। हमारी बॉडी में कौन कौन से फ्लूइड होते हैं? सीरम, ठीक है, ब्लड या फिर सलाइवा, ये सब क्या है? हमारी बॉडी के फ्लूइड है, लिक्विड फ्लूइड। इन फ्लूइड्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे कि ब्लड के थ्रू कैसे होगा? अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को एड्स है तो वो अपना ब्लड किसको देगी? अपने बेबी को देगी। तो उस टाइम पर जो प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न होता है तो वो डिजीज़ ट्रांसफ़र कर दी जाती है प्रेग्नेंट लेडी से बेबी के अंदर। या फिर सीरम के थ्रू
सीरम के थ्रू कैसे, जबकि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है, कपुलेशन की प्रोसेस होती है, जब कॉपुलेशन की प्रोसेस हो रही है तो अगर कोई पार्टनर, दोनों मेल या फीमेल में से कोई भी पार्टनर को एड्स है तो वो एड्स ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर जो बॉडी फ्लूइड होता है उसका ट्रांसफ़र होगा। ऐसे ही सलाइवा, अगर सलाइवा का ट्रांसफ़र होता है तो सलाइवा के ट्रांसफ्यूज़न की वजह से भी एड्स का ट्रांसफ़र हो जाएगा पर्सन टू पर्सन। ब्लड के ट्रांसफ्यूज़न के लिए और एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हो कि बार्बर शॉप पे गए हैं, किसी पर्सन को एड्स था, उसने शेविंग वगैरह करवाई और कहीं बाई चांस उसको कट लग गया, अगर वही नीडल या जो ब्लेड होती है वो यूज़ की जाए अनदर पर्सन के लिए, तब क्या होगा, बॉडी फ्लूइड का ट्रांसफ़र हो जाएगा, ब्लड का कॉन्टेक्ट हो जाएगा दूसरे पर्सन के साथ में, और ये ब्लड दूसरे पर्सन को जाते ही उसे एड्स को कोज हो जाती है। ठीक है, एड्स का जो वायरस है, जैसे हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस था वो रियो वायरस कैटेगरी के अंदर आता है, इसी तरीके से जो HIV वायरस होता है वो रिट्रो वायरस की कैटेगरीज के अंदर आता है। रिट्रो वायरस की कैटेगरी के अंदर आता है कौन? HIV वायरस। HIV के लिए अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं, जैसे टाइफाइड के लिए एक टेस्ट होता है विडाल टेस्ट, ऐसे ही HIV के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं, एलिजा, PCR। इनके अंदर क्या होता है, जो भी हमारा DNA कंटेंट है PCR के अंदर, उस DNA कंटेंट को इंक्रीज़ किया जाता है, उसके बाद में टेस्टिंग की जाती है। और एलिजा के अंदर जो हमारी इम्यूनिटी होती है उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन क्या होता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल, और एंटीबॉडी होती है हमारी खुद की बॉडी का पार्टिकल जो एंटीजन को किल अप करने का काम करता है। ठीक है, तो उस एलिजा के अंदर तो एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है, एंटीजन एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन होता है। और PCR के अंदर क्या होगा, जो भी DNA कंटेंट है उसको इंक्रीज़ कर लिया जाएगा। PCR की फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और एलिजा की फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे। ठीक है, तो एलिजा के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है, और PCR के अंदर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जो भी DNA का अमाउंट है उसको इंक्रीज़ करवा दिया जाता है। ये थे हमारे पास में वायरल डिजीज़ एड्स के बारे में। हेलमिंथ से बहुत सारी डिजीज़ होती है, जैसे एस्केरियासिस आपको बताई थी, फिलेरियासिस जिसको हम एलिफेंटियासिस बोल रहे थे वो आपको बताई गई थी कि ये सब किससे होती है, राउंड वॉर्म्स या फिर फ्लैट वॉर्म्स जो होते हैं उनके थ्रू होती है, उनको हम हेलमिंथ्स कैटेगरी के अंदर रखते हैं। अब हम देखेंगे कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जैसे कि डायबिटीज़ और कैंसर के बारे में। डायबिटीज़ में क्या होता है, जो भी पर्सन है उसका ब्लड के अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। अब शुगर का लेवल क्यों इंक्रीज़ किया है, क्या तो उसके अंदर शुगर लेवल को डिक्रीज़ करने के लिए जो हार्मोन होता है वो होता है हमारा इंसुलिन। शुगर लेवल को डिक्रीज़ करने के लिए जो हार्मोन होता है वो होता है इंसुलिन। ठीक है, तो अब अगर उस पर्सन की बॉडी के अंदर इंसुलिन बन नहीं रहा है, या फिर वो बन तो रहा है लेकिन ग्लूकोज के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स नहीं करवा पा रहा है, वो ग्लूकोज को स्टोर नहीं करवा पा रहा है लीवर के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ग्लूकोज लीवर के अंदर स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, अब वो ग्लूकोज लीवर के अंदर ना तो स्टोर हो पा रहा है, या दूसरा क्या है, इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, तो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं डायबिटीज़। ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी कि पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होती है। नेक्स्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है कैंसर। कैंसर में क्या होता है, जो भी सेल्स होती है ना उनके पास में खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल है, और उस जेनेटिक मटेरियल के अंदर कोई म्यूटेशन हो गया है, जेनेटिक मटेरियल के अंदर कोई भी म्यूटेशन हो गया है। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, कोई सडन चेंज आ जाए, और वो चेंज हेरिटेबल भी हो सकता है और इनहेरिटेबल भी हो सकता है। लेकिन कैंसर के टाइम पर जो चेंज आता है वो इनहेरिटेबल होता है, यानी कि ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होता है पेरेंट्स के थ्रू। अब जब चेंज आ गया है तो जो हमारी सेल्स होती हैं वो अनकंट्रोल्ड डिवीज़न करना स्टार्ट कर देती हैं, अनकंट्रोल्ड डिवीज़न करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, जो कैंसर होता है वो दो टाइप का होता है, बिनाइन ट्यूमर हम इसको बोल सकते हैं या बिनाइन कैंसर, और दूसरा होता है मैलिग्नेंट कैंसर या ट्यूमर। जो एक्चुअल कैंसर होता है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, जैसे किसी अगर बॉडी के सेल के अंदर हम मान के चलते हैं हमारी स्किन सेल के अंदर बिनाइन ट्यूमर हुआ है, तो वो उसी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर रेस्ट्रिक्ट करके रहेगा, वो एक जगह से दूसरी जगह के अंदर, यानी बॉडी की एक पार्ट से दूसरी पार्ट के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगा बिनाइन ट्यूमर। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है कि एक जगह से दूसरी बॉडी पार्ट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे जो ब्लड कैंसर होता है, ब्लड हमारी कंप्लीट बॉडी के अंदर फ्लो करता है, तो उस टाइम पर जो कैंसर होता है उसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो ट्रांसफ़र करने की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि एक जगह से दूसरी जगह पर चला गया है, उसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस।
बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्यूमर के ट्रांसफ़र को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। कौन सी टाइप का ट्यूमर शो करता है ये मेटास्टेसिस की प्रोसेस को? मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, एक प्रोसेस होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। देखो, कांटेक्ट का मतलब होता है टच में आना और इनहिबिशन का मतलब रुक जाना। जो हमारी नॉर्मल सेल्स होती है ना, वो जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, जैसे मान के चलते एक सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ है, इसने डिवीजन किया और ये इसके कांटेक्ट में आ गई। जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आएगी, नॉर्मल सेल अगर है ये तो ये अपने ग्रोथ को, डिवीज़न को रोक देगी। ठीक है, जबकि ये हमारी कैंसरस सेल्स होती हैं, वो कैंसरस सेल्स कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को, प्रोसेस को शो नहीं करती। नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, अगर इसके कॉन्टैक्ट में आ गई तो भी अपने आप को, ग्रोथ को शो करती रहेंगी, जिसकी वजह से वहाँ पर एक मास ऑफ सेल्स बन जाता है और उसी मास ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? कैंसर या फिर ट्यूमर बोलते हैं। कैंसर के लिए अलग अलग थेरेपीज़ की जाती हैं, जैसे रेडियोथेरेपी होगी, कीमोथेरेपी होगी। इनमें क्या किया जाता है? इन थेरेपीज़ के अंदर जो हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स बना है, उस ग्रुप ऑफ सेल को तोड़ने का काम किया जाता है, उसको छोटे छोटे सेल्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। कभी कभी कुछ वायरसेस भी कैंसर को कोज करते हैं, तो उन वायरस को हम क्या बोलते हैं? ऑन्कोवायरस। ऐसे वायरस जो कैंसर कोज करवाने का काम करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑन्कोवायरस, और उनका जो जीन होता है उसको हम बोलते हैं ऑन्कोजीन। और जितने भी, चाहे वायरस हो या कोई भी केमिकल हो, एक्सरेज हो, यूवी रेज हो, जिनकी वजह से कैंसर हो रहा है, इन सबको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? कार्सिनोजन। कार्सिनोजन बोलते हैं। कैंसर कोजिंग एजेंट जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कार्सिनोजन। अगर वायरस की बात करें पर्टिकुलरली, तो उस वायरस को हम बोलते हैं ऑन्कोवायरस, और उसके जीन को हम क्या बोलते हैं? ऑन्कोजीन। अगर ब्लड के अंदर कैंसर होता है तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। अगर हमारी एपिथेलियल सेल्स यानी स्किन के अंदर कैंसर होता है तो उसको हम बोलते हैं सार्केमिया। ये हमारे पास में था कैंसर के बारे में, जो कि एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी कि पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होती है। ये सारी डिजीज़ कैसी हैं? ऑटोसोम्स के अंदर या फिर जीन्स के अंदर कुछ चेंज आ रहा है, या फिर कोई वायरस इन्फेक्ट कर रहा है उस टाइम पर हो रहा है। लेकिन कुछ डिजीज़ पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र, मतलब पेरेंट्स से लेके ऑफस्प्रिंग के अंदर आती हैं, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती हैं। जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर चेंजेस आने की वजह से होती हैं। तो उस टाइप के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, डिजीज़ जो होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जो हमारे जीन्स के अंदर चेंज आने से बने। ठीक है, अब देखो, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ऑटोसोम्स और एलोसोम्स। अगर ऑटोसोम्स के अंदर कुछ चेंज आते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स। आपके सिलेबस में सिर्फ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स के बारे में बताया हुआ है। रिसेसिव का मतलब होता है कि जो हमारे क्रोमोसोम है उनके ऊपर जीन्स होते हैं, वो जीन हमेशा पेयर की फॉर्म में मिलते हैं। अगर वो पेयर जो है वो हमेशा अपने इफ़ेक्ट को, जब वो स्मॉल लेटर्स के अंदर हम उसको लिख रहे हैं उस टाइम पर शो कर रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं रिसेसिव। जबकि डोमिनेंट क्या होता है कि जब हम कैपिटल लेटर्स की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में हमारे पास आता है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म के अंदर क्या होता है? जो भी हमारा स्किन कलर है ना, वो चेंज करना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेलानिन पिगमेंट की फॉर्मेशन कम होनी स्टार्ट हो जाती है, और मेलानिन पिगमेंट नहीं बनेगा तो स्किन कलर चेंज हो जाएगा। ये हमारे एल्बिनिज्म के अंदर होता है। नेक्स्ट होता है गैलेक्टोसीमिया। गैलेक्टोसीमिया, गैलेक्टोसीमिया, देखो गैलेक्टोज वर्ड से बना हुआ है ये गैलेक्टोसीमिया। तो गैलेक्टोज की फॉर्मेशन जो होगी, वो मेटाबॉलिज्म, वो पाथवे यहाँ पर डिफेक्ट हो जाता है, प्रॉपर गैलेक्टोज बन नहीं पाता है इसके अंदर। ठीक है, फिर आता है हमारे पास फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है? जो हमारा एक एंजाइम होता है फिनाइल एलानिन को वो कन्वर्ट कर देता है दूसरे अमाइनो एसिड के अंदर, जिसका नाम है टायरोसिन। फिनाइल कीटोन्यूरिया हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम होता है, एक एंजाइम होता है इस डिजीज़ के अंदर, और वो एंजाइम फिनाइल एलानिन जो कि एक अमाइनो एसिड है उसको नॉर्मली कन्वर्ट करवा देता है किसके अंदर? टायरोसिन के अंदर। लेकिन इस डिजीज़ के अंदर क्या होगा? जो वो एंजाइम है वो डिफेक्ट हो जाएगा, और वो फिनाइल एलानिन को अब टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं करवा पाएगा। जब वो टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाएगा तो फिनाइल एलानिन जो है वो बॉडी के अंदर स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से मेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर स्किन कलर के अंदर कोई भी डिजीज़ इफेक्ट आ सकता है। क्यों? क्योंकि फिनाइल एलानिन अब कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है टायरोसिन के अंदर। ये था फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में। नेक्स्ट है एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया के अंदर क्या होता है? कोई एक एंजाइम होता है जो होमोजेनिस्टिक एसिड को कन्वर्ट करवा देता है
उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। अब यहाँ पर जो एंजाइम है वो उसको ऑक्सीडाइज नहीं करवा पा रहा है, तो वो दोबारा से एसिड क्या होगा, स्टोर होने लग जाएगा बॉडी के अंदर और अलग अलग अपने इफेक्ट शो करेगा। इसको हम बोलते हैं एल्केप्टोनूरिया। एक डिजीज़ होती है हमारे पास में सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है, जो हमारे हीमोग्लोबिन होती है, हमारी हीमोग्लोबिन के पास में 2 चेन होती हैं, अल्फा चेन एंड बीटा चेन, ठीक है। तो बीटा चेन के 6th पोजीशन के ऊपर GAG एक ग्रुप प्रेजेंट होता है, कोडोन, जो कि बेस पेयर्स का कोडोन है। बेस पेयर जब इकट्ठे होते हैं तो उसको बोलते हैं कोडोन, 3 बेस पेयर्स को, ठीक है। तो GAG कोडोन को वो GUG के अंदर कन्वर्ट करवा देता है। जब यहाँ पर डिफेक्ट होगा तो GAG कन्वर्ट हो जाएगा GUG के अंदर। अब GAG क्या करता था, ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा था, जबकि ये GUG जो है ये वैलेन अमाइनो एसिड को कोड करता है। तो यहाँ पर कोडिंग चेंज हो गई। जब अमाइनो एसिड ही चेंज हो जाएगा तो प्रोटीन की फॉर्मेशन भी चेंज हो जाती है। अब ये प्रोटीन पहले यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड की वजह से बनना चाहिए था, अब यहाँ वैलेन की वजह से बन रहा है, तो प्रोटीन चेंज हो चुकी है। बीटा चेन की जो भी शेप होगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही बीटा चेन की शेप चेंज होगी तो हमारी RBCs की जो शेप है, जो कि नॉर्मली कैसी होती है, बाइकॉनकेव होती है, अब वो सिक्कल सेल जैसी दिखाई देने लगी, सिक्कल जैसी होगी। नॉर्मली कैसी होती है, बाइकॉनकेव इस तरीके से होती है, और अभी कैसी हो जाएगी, इस तरीके से सिक्कल के जैसे दिखाई देने लग जाएगी। हमारी RBC की शेप चेंज हो जाती है सिक्कल सेल एनीमिया के अंदर। जो सिकल सेल एनीमिक पर्सन होते हैं वो मलेरिया से के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट रहते हैं। क्यों रहते हैं मलेरिया के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट? मलेरिया नॉर्मल RBC को इफेक्ट करता है। जब हमारा सिकल सेल एनीमिया हो गया किसी पर्सन को और वो हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर है, यानी कि कैपिटल A या स्मॉल a है उसके पास में, तब कुछ RBCs नॉर्मल है और कुछ RBCs कैसी हैं, सिकल सेल जैसी हैं, तो वो पर्सन मलेरिया के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट रहता है। ये थे हमारे पास में ऑटोजोम डिसऑर्डर्स के बारे में। अब अगर हम बात करें कि सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से होते हैं, तो देखो सेक्स क्रोमोसोम अपने पास 2 होते हैं। अगर मेल की बात करें तो XY हो जाएगा और फीमेल की बात करें तो XX हो जाएगा, ठीक है। Y से यानी कि मेल से कोई भी जो कैरेक्टर है वो किसके अंदर जाएगा, मेल के अंदर जाएगा, क्योंकि Y क्रोमोसोम तो फीमेल के पास में होता ही नहीं है। तो जितने भी यहाँ पर डिजीज़ का ट्रांसफ़र होगा उन सब डिजीज़ को हम क्या बोलेंगे, Y लिंक्ड डिजीज़ है वो। अगर Y क्रोमोसोम के थ्रू डिजीज़ का ट्रांसफ़र हो रहा है, मेल टू मेल हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे Y लिंक्ड डिजीज़ है वो। जैसे हाइपरट्रोकोसिस, ये क्या है, Y लिंक्ड डिजीज़ है। अगर X क्रोमोसोम की वजह से कोई डिजीज़ का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको बोलेंगे ये कैसी है, X लिंक्ड डिजीज़ है। अब ये X क्रोमोसोम अगर मदर के अंदर है, ठीक है, तो ये बॉय और डॉटर यानी कि सन और डॉटर दोनों को जा सकती है। लेकिन अगर ये सिर्फ फादर के अंदर है ये डिजीज़, तो फादर किसको देता है, अपना X क्रोमोसोम हमेशा डॉटर को देता है। तो X क्रोमोसोम अगर फादर का है तो डॉटर को जाएगी वो डिजीज़, और अगर मदर का है X क्रोमोसोम डिजीज़ तो वो सन या डॉटर दोनों में से किसी को भी जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल होता है हीमोफीलिया, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है ना, उसकी ब्लड क्लोटिंग रुक जाती है। ब्लड क्लोटिंग का मतलब होता है जैसे कहीं कट लगा तब ब्लड फ्लो करेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद में कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, फाइब्रिनोजन, कुछ प्रोटीन्स होती हैं, वो प्रोटीन्स क्या करती हैं, उस ब्लड को क्लोट करवा देती है, यानी कि जमवा दिया है, अब वो ब्लड और ज़्यादा फ्लो नहीं करेगा। लेकिन हीमोफीलिया के अंदर वो क्लोटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। जब क्लोटिंग फैक्टर्स ही एब्सेंट होंगे तो क्या होगा, जो ब्लड है वो फ्लो करता रहेगा। हीमोफिलिक जो पर्सन्स होते हैं जो बर्थ कर लेते हैं वो उनकी डेथ बहुत जल्दी हो जाती है। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस के अंदर क्या होता है कि पर्सन के पास को कलर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, वो उसे ग्रीन कलर रेड दिखाई देता है, रेड कलर ग्रीन दिखाई देगा, यानी कि कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। ये भी एक X लिंक्ड डिजीज़ है। नेक्स्ट देखो, इन सब डिजीज़ के अगेंस्ट में लड़ने के लिए जो हमारी बॉडी की पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी पावर बोलते हैं। इम्यूनिटी जो है वो 2 टाइप की होती है, इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट का मतलब है बाय बर्थ जो इम्यूनिटी हमें मिलेगी, बाय बर्थ जो इम्यूनिटी मिलती है, बाय बर्थ जो भी एंटीबॉडीज़ मिलती है एंटीजन को किल अप करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, उस टाइप की इम्यूनिटी को इनेट इम्यूनिटी बोलेंगे, ठीक है। प्लेसेंटा के थ्रू मिल सकती है, मदर से बेबी में जाएगी प्लेसेंटा के थ्रू, या फिर जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है जिसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं, मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम, उस कोलोस्ट्रम के थ्रू एंटीबॉडी जाती है IgE, ठीक है, और प्लेसेंटा के थ्रू जाती है IgG।
IgG जाती है प्लेसेंटा के थ्रू और कोलोस्ट्रम के थ्रू जाती है IgE। ये एंटीबॉडीज़ के नाम हैं, ठीक है। ये जो एंटीबॉडी इम्यूनिटी होती है, इनेट इम्यूनिटी, ये नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी किसी की पर्टिकुलर इन्फेक्शन के अगेंस्ट में ही फाइट नहीं करेगी। जो भी इन्फेक्शन होगा, कैसा भी इन्फेक्शन हो, उन सभी के अगेंस्ट में फाइट करेगी। एडेप्टिव कैसी होती है? स्पेसिफिक होती है। अडेप्ट किया गया है उसको, बाहर से बर्थ लेने के बाद में अडेप्ट किया गया है इस टाइप की इम्यूनिटी को। इसमें क्या होगा, जैसे कोई भी वैक्सीन की वजह से आ जाए या फिर कोई एक डिजीज़ एक बार हो गई है उसके बाद दोबारा ना हो सके, जैसे स्मॉल पॉक्स एक बार होती है और दोबारा नहीं होती है, तो वो एक स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी होती है। और वो दोबारा क्यों नहीं होती? क्योंकि एडेप्टिव इम्यूनिटी के पास में मेमोरी सेल्स होती हैं। एडेप्टिव इम्यूनिटी जब फॉर्म होती है तो वहाँ पर मेमोरी सेल्स फॉर्म होती है, और वो मेमोरी सेल्स क्या करेंगी, एक बार ही कोई इन्फेक्शन हुआ तो दोबारा अगर वही इन्फेक्शन होगा तो उसको पहचान जाएंगी। तो इस टाइप की जो सेल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं मेमोरी सेल्स, और जो इम्यूनिटी होती है उसको हम बोलते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। दो टर्म्स होती हैं हमारे पास में, एक होते हैं इम्यूनाइजेशन और एक होता है वैक्सीनेशन। देखो, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उस फॉरेन पार्टिकल को हम बोलते हैं एंटीजन, और ये अपने अगेंस्ट में एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करवाता है। और ये एंटीबॉडीज़ क्या करती है, फिर इस एंटीजन को किल करने का काम करती है, फॉरेन पार्टिकल्स को। तो वैक्सीनेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, वैक्सीन दी जाती है, इंजेक्शन जो दिए जाते हैं, इन इंजेक्शंस के अंदर वीक एंटीजन्स होते हैं। इन इंजेक्शंस के अंदर वीक एंटीजन होगी। जैसे ये वीक एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, या तो वीक हो या फिर वो डेड टाइप का एंटीजन हो, अब वो हमारी बॉडी को इतना इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, उसका इफेक्ट इतना नहीं होगा, लेकिन इतना इफेक्ट होगा कि वो एंटीबॉडी जनरेट करवा देता है हमारी बॉडी के अंदर। क्यों? क्योंकि कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया है, तब एंटीबॉडी बन जाएगी। अब ये एंटीबॉडी बन चुकी है और इसने इसको किल कर दिया, यानी कि इसने पहचान चुकी है कि हाँ ये इस टाइप का एंटीजन है, इसके ऊपर इस तरीके से वर्क करके इसे किल करवाना है। लेकिन जब बाद में कोई एक्चुअल इन्फेक्शन होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग एंटीजन आएगा, स्ट्रॉन्ग कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करेगा, तभी एंटीबॉडीज़ उनके अगेंस्ट में अच्छे से एक्ट करती हैं। इंजेक्शन जब दिया जाता है तो उसके अंदर वैक्सीनेशन किया जाता है। इम्यूनाइजेशन क्या होती है? इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाए। इम्यूनिटी किससे मिलती है हमें? एंटीबॉडी से। इस बार हम बॉडी को क्या दी जाएंगी? प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ दी जाएंगी। जैसे कि स्नेक ने बाइट किया या फिर कोई भी ऐसा सिचुएशन है जिसके टाइम पर हमारी बॉडी को एंटीबॉडीज़ की रिक्वायरमेंट है और फास्ट रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारी बॉडी बना नहीं सकती है इतनी जल्दी, तो उस टाइम पर क्या करेगा? इम्यूनाइजेशन दिया जाएगा, यानी कि एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। एंटीबॉडीज़ एंटर करेंगे बॉडी के अंदर, और जो भी वहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है, कोई भी पॉइजन अगर एंटर किया है बॉडी के अंदर, तो उसको ख़त्म करने का काम करेंगे और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन करने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास में इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन के बारे में। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर डिजीज़ के बारे में किसी में भी कोई प्रॉब्लम हो तो पॉइंट में पूछ लेना, क्योंकि इतने सारे डिजीज़ हैं, सिर्फ आपको नाम ही लर्न करना है उनका। थैंक यू।